Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल एनालिसिस की हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे थे एंड टुडे इज 21 अक्टूबर 2023. सो चलें जी स्टार्ट करते हैं. पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का अवेलेबल है. आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो फर्स्ट एडिटोरियल है होम कमिंग. ये बेसिकली एडिटोरियल जो है इसमें जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आज 21 है और आज वो वापस पाकिस्तान आएंगे आफ्टर 4 years, 4 साल बाद. एंड ही इज द हेड ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है जी. तो ये पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसके बारे में इस एडिटोरियल में लिखा गया है होम कमिंग में. सो अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं तो मैंने सारे को रीड आउट करने के बाद वही जो एक दो पॉइंट्स हैं उन्हीं को निकाला है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दिया है जो कि पेपर के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट नहीं है. होम कमिंग के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का जो एडिटोरियल है, इसके अंदर वो सारा जो एक जनरल सी बात कर रहा है कि जी वापस आ रहे हैं 4 साल बाद और स्टेट के अंदर जो है फुल तैयारियां हैं, उनको वेलकम कहा जाएगा. मीनार पाकिस्तान वो आएंगे, वहां पर वो एक जलसा करेंगे और इस जलसे के अंदर जो है खाना मिलेगा लोगों को. बाइक वाले जो है जो मर्जी करें उनको कुछ नहीं कहा जाएगा. फुल इंजॉयमेंट की जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसने अपने सारे जो काम छोड़ छाड़ कर फुल कंसंट्रेशन किया है आज के इनके वापसी के फंक्शन के ऊपर, और ये बड़ा एक मेगा फंक्शन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए. तो ये एक जर्नल है, इसमें पेपर के पर्सपेक्टिव में कुछ था नहीं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट लीव इट. सेकंड आगे ये जो पैराग्राफ है इसमें दो चार चीजें थी जो उसने बताई थी, वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. कहते हैं जी जब वापस आ रहा है तो वापस आने से पहले क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है कि जो रिटर्न है उनका कंफर्टेबल हो, बिल्कुल वो कंफर्टेबल रहें. ठीक है. और जो भी लीगल मामला थे, जो कानूनी प्रॉब्लम्स थी उनकी वापसी के ऊपर, उनको रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. एंड उसके बाद आगे वो कहता है कि वापस तो वो आ रहे हैं और इसमें यह है कि जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर उनको एक समझ उनको मुलजम करार दिया गया था, जुर्म उनके ऊपर लगे हुए थे कि जनाब इस काम के अंदर ये इन्वॉल्व है, इस काम के अंदर ये इन्वॉल्व हैं. तो इस पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम ने उनको काफी हद तक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है. अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ क्यों दिया है और कैसे दिया है, ये अगर प्रीवियस एडिटोरियल आप सुने तो उसके अंदर भी इन चीजों को डिस्कस किया गया था. तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिपीट इट, आई विल कंसंट्रेट ओनली ऑन एडिटोरियल. सो क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीजें बोली जाएं तो फिर वीडियो काफी लंबी लेक्चर चला जाता है एंड इट विल बिकम्स बोरिंग. सो जो काम हो उसके मुताबिक ही बात होनी चाहिए. ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा. बहरहाल जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम था उसने रिलीफ दिया है तो वो वापस आ रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ कहाँ रिलीफ दिया है, ये बता देता हूँ. क्यों रिलीफ दिया है ये एडिटोरियल वाले ने डिस्कस नहीं किया और मैं भी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा. थर्सडे कहता है कि थर्सडे वाले दिन मिस्टर शरीफ जो है उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल उन को मिली है, सिक्योर की है. किस केस के अंदर, अल अजीजिया एंड एवन फीड रेफरेंस केस के अंदर, जिसके अंदर वो कन्विक्टेड थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी है इन दो केसेस के अंदर. ये क्या काम हम मैं बताने लगा हूं, नंबर वन ये वो काम बताने लगा हूं जिसमें पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है. सेकंड, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर इनके ऊपर चार्जेस थे करप्शन के. ठीक है. उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी इन चार्जेस को नो कोई ऑब्जेक्शन नहीं फील किया कि ठीक है वो आए और आकर अपना जलसा वगैरह करें, और इन चार्जेस को भी उन्होंने क्या किया है वक्ती तौर पर साइड ओवर कर दिया है. ठीक है. नंबर थ्री जी, इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर भी क्या था, उन्होंने भी क्या किया कि केस चल रहा था
और उस केस वो केस क्या था, तोशा खाना से जो गाड़ियां ली गई हैं तोशा खाना से, उसके बारे में केस चल रहा था इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर। तो अभी उन्होंने क्या किया है, जल्दी जल्दी उन्होंने कंक्लूजन करके और उन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया है इस अरेस्ट वारंट को। जो उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट मतलब के रहता था उसको सस्पेंड कर दिया है इस केस में। तो मतलब क्या है कि ये आप जो जहां जहां पे चार्जेस थे, जो भी लीगल इश्यूज थे किसी भी कोर्ट के अंदर, वो उन सब को रिमूव कर दिया गया है। तो दैट इज द लॉ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू जेल। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके बाद वो जेल में जाता है। तो ये उन्होंने इसके अंदर बताया है। एंड देन फाइनली वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट चॉइस जो शरीफ के लिए क्या है, ये भी टाइम ही बताएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये दोबारा जेल में जाएंगे। दैट विल डिफाइन बाय टाइम। सो ये था जी एडिटोरियल होम कमिंग। इसके अंदर बस जो मेन चीज थी वो बतानी थी कि कहाँ कहाँ पे किस किस जो है कोर्ट के अंदर वो उनके केसेस थे और उन कोर्ट्स ने उनको वक्ती तौर पर क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ दिया है और क्यों दिया है, वाई। ये जो हमने मैं बता ही देता हूँ, लास्ट एडिटोरियल किए थे प्रीवियस, उसमें एक बात सामने आ रही थी दैट देयर इज अ डील बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड एस्टेब्लिशमेंट। उस डील की वजह से जो है नवाज शरीफ को स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और यही पाकिस्तान की हिस्ट्री है, डील्स होती रहती हैं और लीडर्स आते जाते रहते हैं। सो नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट सर्च। ये पेपर पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि काफी इंपॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग इकोनॉमी। इसमें ज्यादा चीजें जो है इकोनॉमी के बारे में डिस्कस होंगी कि हाउ स्टॉक मार्केट में जो है वो बल्कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे बेहतरी आती है और कैसे वो डाउन जाती है। स्टॉक मार्केट सर्च में ये है जी, रिसेंटली अभी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बेहतरी की तरफ गई है, इंप्रूव हुई है जी काफी नंबर्स के साथ एंड एट मोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स के साथ। तो उसके बारे में वो बता रहा है कि वाई, क्यों बेहतर हुई है। और उसके बाद सेकंड चीज है कि अब आगे थ्रेट क्या है, क्या ये टेम्पररी है या फिर आगे भी थोड़ा स्टेबल भी रहेगी, इसके ऊपर बात हो रही है। स्टॉक मार्केट सर्च, सर्च होता है जी किसी चीज का इंप्रूव कर जाना, बढ़ जाना, ठीक है, बेहतर हो जाना। स्टॉक मार्केट सर्च के अंदर वो कहता है कि बेंचमार्क Karachi Stock Exchange 100 Index क्रॉसिंग 50,000 बैरियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years। पिछले 6 साल में पहली दफा 50,000 का जो बैरियर है वो पॉइंट्स का क्या किया, इसने क्रॉस किया है। एक बात होगी। अब वो जाता है दूसरी तरफ, ये तो हो गया जो लास्ट कल हुआ है जी, कल हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया आगे, आगे वो कहता है कि ये जो पाकिस्तान की मार्केट है 2017 से डिक्लाइन में जा रही थी, क्यों, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क के अंदर पैदा होगी 2017 में। और उसके बाद से ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, नीचे को जाना शुरू होगी। और अब 6 साल बाद जाके 50,000 का इसने क्रॉस किया है, बेहतर हुई है। तो एक तो ये, अब वो दो चीजें बताता है कि जो पिछले 4 साल थे या पिछले 6 साल में इतनी बेहतर नहीं हुई, उसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नंबर टू, इकोनॉमिक डाउन टर्न ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड कोविड के जो साल चल रहे थे, जब वो कोविड के सालों के बाद के जो साल थे उसमें भी क्या था, इकोनॉमिक डाउनवर्ड टर्न था पाकिस्तान के अंदर। तो इन दो चीजों की वजह से जो स्टॉक मार्केट थी पाकिस्तान की वो डिक्लाइन में ही चल रही थी। अब आ जाते हैं कि जो अब की स्टॉक मार्केट हमारी बेहतर हुई है वो क्यों हुई है, वाई, क्या वजूहात हैं। तो पहले तो वो बताता है कि कुछ जो हमारे जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 4 साल बाद। तो इस वजह से क्या हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान की मार्केट है वो बेहतरी की तरफ चली गई है। तो आगे बात यह है कि ये कुछ हद तक बेहतर है बात, लेकिन सारी बात ये बेहतर नहीं है। कुछ हद तक ये है क्योंकि वो वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है सादा अल्फाज में कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन जाएगी। बन कैसे जाएगी, यानी कि ये लोग जो हैं जो वापस आ रहे हैं, इट मीन्स कि जो भी पावर कॉरिडोर हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपस में मिलकर कोई प्लान कर लेंगे, कोई मुकम्मल कर लेंगे और पावर को यानी कि गवर्नमेंट को आराम से चलाएंगे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी।
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ हद तक ठीक है, जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहां पे स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होती है। तो ये तो था एक लिंक जो हमने दिया नवाज शरीफ के साथ। अब जो असल बात है जो पेपर वाली है वो ये है, ये वाली छोड़ दें, पेपर वाली बात ये इसमें सिर्फ पेपर, इसमें आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाहिर करती है, लेकिन नवाज शरीफ का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पर्सनैलिटी का आपने पेपर में जिक्र बहुत कम करना है, बल्कि करना ही नहीं है। अब जो मार्केट है ना असल में क्यों बेहतर हुई है, उसकी जो मेनली वजूहात हैं वो ये है। नंबर वन है कट इन इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट जो है उनको कम किया है, तो उस वजह से ये मार्केट जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर की तरफ गई है। दूसरा जो एक्सचेंज रेट है वो बेहतर हुआ है। क्यों? पाकिस्तान की करेंसी पहले बहुत स्पीड से नीचे गिर रही थी, लेकिन उसके बाद अभी जो रिसेंटली क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके अंदर इलीगल फॉरेक्स ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो ट्रेड करते हैं उनके खिलाफ जो है, और डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको थोड़ी सी सेहतयाबी हुई, थोड़ी सी बेहतरी हुई, थोड़ी वो ताकतवर हुई, तो करेंसी रेट में बेहतरी थोड़ी सी हुई। तो एक इस वजह से जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो बेहतरी की तरफ गई है। नंबर थ्री, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो नीचे गई हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन है दैट विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम, तो एक ये वजह है। नंबर फोर, जो अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, जिसके अंदर मैंने यस्टरडे जो है एक सी पैक के ऊपर डिस्कशन की थी एडिटोरियल के अंदर, तो उसके अंदर यही ये पूरे का पूरा एडिटोरियल इसी के ऊपर था, आप उसको सुन सकते हैं। और सी पैक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, जो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके साथ? हमारा चाइना के साथ, ठीक है ना। और वो एग्रीमेंट्स जो क्या है, बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो बेल्ट एंड रोड फोरम इन बीजिंग हुई है पिछले हफ्ते, वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के चाइना के साथ साइन हुए हैं। उन एग्रीमेंट्स की वजह से ये जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की वो बेहतरी की तरफ गई है। अब वो एग्रीमेंट्स क्या थे, अगर आपने वो देखना है तो आपको यस्टरडे वाला जो प्रीवियस लेक्चर है वो सुनना पड़ेगा, उसके अंदर सारे डिस्कस हैं। नंबर फाइव, बैलेंस करंट अकाउंट। अभी जो हमारा करंट अकाउंट पिछले महीने का था उसमें हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना। कि पहले हमारा वो क्या आ जाता था, यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स में जा रहा था, कि जितने पैसों की हमें जरूरत होती थी उससे कम ही हम कमाते थे, लेकिन प्रीवियस जो मंथ हमारा गुजरा है, पिछला मंथ, उसमें करंट अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया है। एंड नंबर सिक्स, जो आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा था वो सक्सेसफुल रिव्यू हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो बेहतर हुए हैं, कि हाँ पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की क्या हुआ है, बेहतरी की तरफ गई है, बढ़ी है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव, पेपर पर्सपेक्टिव। और इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये बदलने वाली नहीं है। जैसे इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हैं, बैलेंस करंट अकाउंट है, ये हमेशा वेरी तो करते रहते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स यही रहते हैं अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अब पीछे बात होगी कि किन फैक्टर्स ने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर किया पाकिस्तान में। अब आगे बात हो रही है कि क्या ये जो अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका फ्यूचर के बारे में वो बात करता है। अब तो हो तो गई है, लेकिन क्या वो कहता है कि ये सिर्फ टेम्परेरीली है या फिर आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पर्सनल मफादात के लिए मैन्युपुलेट भी करते हैं सिस्टम को, ठीक है ना। तो वो कहता है कि फिर वो तो कोशिश करेंगे कि मैन्युपुलेट करें, क्योंकि डॉलर का नीचे आना हर बंदे के हक में बेहतर नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि ज्यादातर जो यहीं पे बता देता हूँ कि ज्यादातर जो रिच क्लास है या एलीट क्लास है, उनके जो बिजनेस हैं या जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर दे आर वर्किंग इन डॉलर। तो डॉलर ऊपर जाएगा तो दे विल प्रोग्रेस, अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो दे विल नॉट प्रोग्रेस। तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दूसरी चीजें हैं, तो वो फिर किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को मैन्युपुलेट करती हैं ताकि वो मफादात हासिल कर सकें। तो फिर आगे वो कहता है कि सच वरीज स्टेम फ्रॉम द वेरी लो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द रियल स्टॉक। असल में वो कहता है कि ये जो है ना बिग इन्वेस्टर्स ये मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसकी वजह ये है कि जो आम पब्लिक है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती।
वो जो है पार्टिसिपेट ही स्टॉक एक्सचेंज में करती नहीं है, शेयर्स लेती नहीं है। तो इसलिए सारा का सारा तो हमने बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में छोड़ा हुआ है कि वो जो चाहें वो करें। और आगे वो फिगर्स बताता है कि सिर्फ 0.1% पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और 61% अमेरिकन करते हैं, 13% चाइनीज कर रहे हैं और 8% इंडियन कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कितने कर रहे हैं? 0.1%। तो इसका मतलब है कि जब इतने थोड़े पाकिस्तान इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब तो ये है कि बहुत थोड़े कर रहे हैं। तो सारी गेम तो हमने छोड़ी हुई है बिग इन्वेस्टर्स के हाथ में, वो जो चाहें करें। तो बिग इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली मैनिपुलेट करेंगे। फिर वो आगे कहता है कि जब तक ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको इंक्रीज नहीं ना करते हम, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है विल अनहिंज एंड द मर्सी ऑफ द लार्ज ब्रोकर इन्वेस्टर्स। कि जब तक हम आम लोग शेयर्स नहीं खरीदते, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं जाते और इसको हम छोड़ देते, तो इसका मतलब है कि हमने इसको छोड़ा हुआ है किसकी मर्जी पर? बड़े इन्वेस्टर्स की मर्जी पर। तो वो फिर इसको मैनिपुलेट जरूर करेंगे। सो दैट इज द कहने के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में था कि सर्ज हुई है क्यों है पेपर पर्सपेक्टिव में, ये वाला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको जहन में रखना है इकोनॉमी के लिहाज से। क्रशिंग प्रोटेस्ट द थर्ड नंबर 3 एडिटोरियल है। क्रशिंग प्रोटेस्ट के अंदर बेसिकली जो है वो बताना ये चाह रहा है कि पंजाब के अंदर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले 10 दिन से। और उसमें हंड्रेड्स ऑफ जो है ना एम्प्लॉयज उनको अरेस्ट किया गया है। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है। कहता है 10 दिन हो गया प्रोटेस्ट करते हुए पंजाब में बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ग्रैंड अलायंस के, ठीक है ना। अब वो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? वाई? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नंबर वन तो जो है पब्लिक स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट कह रही है, प्रपोजल दे रही है कि उनको हम प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है। नंबर वन ये चीज़ है। नंबर टू जो है पेंशन जो है उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, पेंशन्स बहुत कम कर दी गई हैं। डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर डीपली जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इतना बता दूं कि पेंशन्स जो नेक्स्ट बंदे रिटायर होंगे उनको बहुत थोड़ी पेंशन मिलेगी। अगर किसी को 1 लाख पेंशन पहले मिल रही थी ना, तो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है अब नए रूल्स में उसको 50,000 भी ना मिले। एंड नंबर थ्री, लीव इनकैशमेंट, इसका रूल यानी कि लीव इनकैशमेंट ये है कि जो आपको लीव्स मिलती हैं पेड लीव, अगर आप नहीं करते तो एंड पर एक रूल है कि साल की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है रिटायर होता है तो 1 साल की उसको जो है अगर उसने लीव नहीं ली हुई तो उसको उसके पैसे दिए जाते हैं, उनको कैश दे दिया जाता है उसका। तो अगर एक बंदे की फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सैलरी है तो 1 साल की उसकी लीव है तो उसको 12 लाख तो यही मिल जाता है। तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो भी ना दिया जाए। तो ये 3 मेजर चीज़ें थी जो हमारे सामने आई थी और इन चीज़ों को लेकर जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पंजाब के वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है आगे रिजल्ट क्या आया है? ये तो थी काज़ीज़। इसमें रिजल्ट में जो टीचर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, दूसरे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है? तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। और वायलेशन है ये एक डेमोक्रेटिक राइट्स की ना पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को करता है और उसके ऊपर आप इस तरह से तशद्दुद करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसमें वो बता रहे हैं तकरीबन 200 के करीब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अरेस्ट किया गया है। किसके? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, ये एक ऑर्डिनेंस होता है मेंटेनेंस, एमपीओ इसको बोलते हैं, एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, इसके तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इसके अलावा आगे वो बता रहा है कि उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि उनके घरों में रेड की जा रही है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। ये थी जी सिचुएशन। आगे वो कहता है कि ये जो डिमांड्स हैं दे आर नॉट अनरीजनेबल, ये रीजनेबल डिमांड है, कोई अनरीजनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राइट्स है सिटीजन का किस बोलना उन पॉलिसीज के खिलाफ जो उनको हिट कर रही हैं या जो उनके नुकसान में है। और फिर वो कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों चीज़ें जो होती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। और इस तरीके से जिस तरह के ये प्रपोजल दे रहे हैं इस तरह से एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही क्या हो जाएंगे? अब आस्ता आस्ता प्राइवेटाइज हो जाएंगे। और फिर अल्टीमेटली हमारी जो पॉवर्टी लाइन से खास तौर पर नीचे लोग हैं दे विल अनएबल टू गेट एजुकेशन और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज।
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है सर्व करने के लिए, सप्रेस करने के लिए नहीं, यानी कि लोगों की सर्विसेज देने के लिए होती है, ये नहीं होती कि लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया जाए। तो मस्ट रिलीज ऑल अरेस्ट, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि सब जो अरेस्ट किए हुए हैं उनको जो अरेस्ट किए हैं उनको रिलीज किया जाए, और इस मामले के ऊपर बैठकर बात की जाए और जो एक इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है वो करे। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के ऊपर बात हो सकती है, ठीक है? और बड़ी चीज़ें हैं, इसको आप अटैच कर सकते हैं विद द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किन कामों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, किन के ऊपर नहीं कर रही। सो ये थे जी आज के एडिटोरियल। सो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।